दोस्तों, समाजवादी आईएएस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जो ब्रिटिश द्वीप समूह है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम मैप के माध्यम से समझते हैं कि ब्रिटिश द्वीप समूह के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप स्थित हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश द्वीप समूह को ब्रिटिश द्वीप समूह को तो अध्ययन की दृष्टि से तीन पार्ट में बांट के अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला है सबसे पहला जो भाग है वह है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यानी संक्षेप में इसे हम यूके बोलते हैं। और दूसरा है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन और तीसरा इसका भाग है आइसलैंड। आइसलैंड तो ये तीन पार्ट हैं ब्रिटिश द्वीप समूह के, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और आइसलैंड। इसे तीन भागों में ही हम बांट के पढ़ते हैं। तो आइसलैंड जो द्वीप समूह है, देखिए ये सबसे ऊपर का भाग है जो नॉर्वेजियन सागर के पहले पड़ता है और ये अटलांटिक महासागर के सब द्वीप हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेट ब्रिटेन को देख लें। तो देखिए ये जो मैप है तो इस मैप को ये जो द्वीप है, ये द्वीप का ये जो उत्तरी भाग है इसको उत्तरी आइसलैंड बोलते हैं। और नीचे वाले को आइसलैंड बोलते हैं। इस तरह ये आइसलैंड के दो भाग हो गए। पहला पार्ट क्या है, उत्तरी आइसलैंड, उत्तरी आइसलैंड उत्तरी आइसलैंड और दूसरा है इसका भाग आइसलैंड। इस प्रकार जब नीचे हम जाएंगे तो
यहाँ पे दो द्वीप दिखाई देंगे। जो बड़ा द्वीप है और देखिए ये जो द्वीप है और इसके जो ऊपर का भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी आइलैंड। बोलते हैं कि जो द्वीप है ये आइलैंड द्वीप है, लेकिन ऊपर के भाग को हम बोलते हैं उत्तरी आयरलैंड। और जो नीचे वाला भाग है इसको हम बोलते हैं आयरलैंड। तो ये उत्तरी आयरलैंड है और ये आयरलैंड है। उसके बाद से ये जो है इस द्वीप के तीन भाग हैं, ठीक। ये सबसे नीचे वाला है न्यूजीलैंड, सॉरी इसको देखिए, इसको पहले इंग्लैंड नाम है इसका, इंग्लैंड। दूसरे नंबर का जो देश है, दूसरा पार्ट है इसका, इसको कहते हैं वेल्स। और जो तीसरा भाग है ये क्या है, स्कॉटलैंड। तो तो हम तो जो ग्रेट ब्रिटेन का जो पार्ट है वो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आता है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, और इसी को हम न्यूजीलैंड कहते हैं। लेकिन जब आयरलैंड का उत्तरी भाग, ये नीचे का दक्षिणी भाग, जब उत्तरी भाग इसके साथ जुड़ जाता है तो ये यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है, यानी यूके बोला जाता है। यानी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के जो सम्मिलित रूप को हम यूके बोलते हैं। लेकिन जब केवल इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड होता है तो इसे हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत कौन कौन सा देश है, तो पहले नंबर पर इंग्लैंड है। इंग्लैंड है। और दूसरे नंबर पर कौन सा देश है, वेल्स है। और तीसरे नंबर पर स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड है। और इन सभी के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, इस तीनों के जो मिक्स रूप है इसको बोलते हैं न्यूजीलैंड। क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड। इस तीनों को न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। लेकिन जब उत्तरी आयरलैंड को सम्मिलित किया जाता है तो ये यूके हो जाता है। यानी पहला हमारा क्या हो गया, इंग्लैंड, दूसरा वेल्स, तीसरा स्कॉटलैंड, और इसके साथ प्लस हो जाएगा क्या चीज, उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड यानी ये, और प्लस उत्तरी आयरलैंड के सम्मिलित रूप को यूके कहते हैं, ठीक। और यूके की जो राजधानी है
लंदन है, और लंदन इसी में स्थित है। कहाँ पे? यहीं पे लंदन है। तो इस प्रकार हम देख लिए कि ब्रिटिश द्वीप समूह के अंतर्गत 3 पार्ट हैं। पहला क्या? ये यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद से ग्रेट ब्रिटेन, और उसके बाद से आइसलैंड। तो आइसलैंड में 2 पार्ट हैं। उत्तरी भाग को हम उत्तरी आइसलैंड बोलते हैं, और निचले वाले को आइसलैंड बोलते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत हम देखेंगे जो द्वीप है उसके 3 भाग हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के को हम न्यू इंग्लैंड कहते हैं या ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद से जब इसके बगल में जो द्वीप है आयरलैंड है, आयरलैंड के भी 2 भाग हैं, उत्तरी आयरलैंड और नीचे वाला आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड को जब हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ ऐड कर देते हैं, यानी ग्रेट ब्रिटेन का मतलब कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के साथ जब हम ऐड कर लेते हैं तो ये पूरा सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? यूके कहलाता है, ठीक। और यूके की राजधानी कहाँ है? तो लंदन है, जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन। तो इसके बाद से हम देखते हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए इसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश द्वीप समूह का जो बाउंड्री वाला भाग है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो है आयरलैंड है, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ आयरलैंड। यहाँ से देखिए ये नॉर्थ आयरलैंड है, नॉर्थ आयरलैंड। और उसके बाद से जो दूसरा भाग है उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक, जिसको हम आयरलैंड भी कह सकते हैं, रिपब्लिक। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश है। तो ये अच्छा, इसके बाद से आयरिश सागर, उसके बाद से जॉर्ज सागर। देखिए हमने बताया कि ये क्या है, ये स्कॉटलैंड है, वेल्स है, और उसके बाद से क्या है, ये इंग्लैंड है। और यहीं पे राजधानी स्थित है लंदन। देखिए ये पूरा अटलांटिक महासागर है। यहाँ से ये जो है तो ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है। यहाँ जो है आयरिश सागर है।
एक मिनट। यहाँ पे आयरिश सागर है, और यहाँ पे एक चैनल है यानी संधि है, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ चैनल। इसका नाम है नॉर्थ चैनल। और दूसरा यहाँ पे आयरिश सागर के बाद यहाँ पे चैनल है जॉर्ज चैनल। और यहाँ पे एक सागर है, उसका नाम है साल्टिक सागर। और ये जो है इधर उत्तरी सागर है। जो बाउंड्री की बात कर रहे हैं हम ब्रिटिश द्वीप समूह के, उत्तरी सागर है। यहाँ पे डोवर जल संधि है। डोवर जल संधि है। और यहाँ पे क्या है हमारा इंग्लिश चैनल है। और ये जो देश है, यहाँ पे देश फ्रांस पड़ता है। और फिर ये क्या हो जाता है, ये फिर अटलांटिक महासागर हो जाता है नीचे। तो इस प्रकार ये जो मैप है, देखिए अटलांटिक महासागर में द्वीप स्थित है, लेकिन इसके पूर्व साइड में उत्तरी सागर है, फिर डोवर जल संधि है, फिर उसके बाद इंग्लिश चैनल है, और उसके बाद अटलांटिक महासागर फिर दक्षिण साइड में है। फिर उसके बाद से इसके जो आयरलैंड है और जो इंग्लैंड है या ग्रेट ब्रिटेन, इसके बीच में दो चैनल पाए जाते हैं, नॉर्थ चैनल और जॉर्ज चैनल। तो नॉर्थ चैनल जो होता है अटलांटिक महासागर को आयरिश सागर से जोड़ता है। नॉर्थ जो चैनल है वो नॉर्थ चैनल जो है अटलांटिक महासागर को आयरिश सागर से जोड़ता है, और उसके बाद से नॉर्थ आयरलैंड को, उत्तरी आयरलैंड को इंग्लैंड से क्या करता है, अलग करता है, ठीक। और उसके बाद से जो जॉर्ज चैनल है, ये जॉर्ज चैनल ये आयरिश सागर को साल्टिक सागर से जोड़ता है, और उसके बाद से आयरिश सागर साल्टिक सागर से जोड़ता है, और आयरलैंड को वेल्स से क्या करता है, अलग करता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि नॉर्थ चैनल अटलांटिक महासागर और बीच में आयरिश सागर इसको ऐड कर लेता है, और अलग करने का मतलब कि उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग कर देता है। उसके बाद से इंग्लैंड को और ग्रेट ब्रिटेन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और वेल्स के बीच में जो है जॉर्ज चैनल है, जो आयरिश सागर और साल्टिक सागर को जोड़ता है और वेल्स और आयरलैंड को अलग करता है। इसके पूर्व साइड में उत्तरी सागर है, उसके बाद से डोवर जल संधि है, और इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल जो उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, और डोवर जो संधि है उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। और इंग्लिश चैनल जो होता है ये इंग्लैंड और फ्रांस को क्या करता है, अलग करता है। तो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। ये कौन सा इंग्लिश चैनल है? तो इस प्रकार हम ये ब्रिटिश द्वीप समूह के अंतर्गत जो मैप था उसके बारे में हम अच्छी तरह से समझ लिए हैं कि नॉर्थ आयरलैंड है, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ये बीच में नॉर्थ चैनल जॉर्ज चैनल है, उत्तरी सागर डोवर जल संधि है। तो इससे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम नोट कर लेते हैं।
इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए इसमें से पहला पहला पॉइंट था, क्या था, तो पहले नंबर पर हम देखे हैं कि नॉर्थ चैनल था, नॉर्थ चैनल। तो नॉर्थ चैनल किस, क्या, नॉर्थ चैनल अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर को, सॉरी प्रशांत कह रहे हैं, अटलांटिक महासागर को आयरिश सागर से जोड़ता है। किससे? आयरिश सागर से जोड़ता है, तथा इसका दूसरा, ये उत्तरी आयरलैंड को, उत्तरी जो आयरलैंड को स्कॉटलैंड से अलग करता है। इससे सॉरी ये इंग्लैंड को भी अलग करता है, क्योंकि इंग्लैंड के काफी विस्तार है, तो उत्तरी आयरलैंड को इंग्लैंड से अलग करता है। जिसको हम पूरा न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं, तो न्यूजीलैंड में स्कॉटलैंड भी शामिल हो जाएगा, लेकिन इंग्लैंड जो भाग है, इंग्लैंड और वेल्स दोनों इंग्लैंड के, इंग्लैंड का एक पार्ट है। उसके बाद से दूसरा है जॉर्ज चैनल, जॉर्ज चैनल जो है ये आयरिश सागर को, आयरिश सागर किससे जोड़ता है? तो आयरिश सागर को साल्टिक सागर से, किससे? तो साल्टिक सागर से, साल्टिक सागर से जोड़ता है, और आयरलैंड को आयरलैंड को वेल्स से अलग करता है। किससे अलग करता है? तो आयरलैंड गणराज्य को वेल्स से अलग करता है। अब इस प्रकार हम दो चैनल के बारे में देख लिए कि पहला चैनल क्या था, ये उत्तरी आयरलैंड को इंग्लैंड से अलग करता है और अटलांटिक महासागर को आयरिश सागर से जोड़ता है। दूसरा जॉर्ज चैनल ये आयरिश सागर को साल्टिक सागर से जोड़ता है, और आयरलैंड गणराज्य जो है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, यानी आयरलैंड गणराज्य को वेल्स से क्या करता है? अलग करता है, और आयरिश सागर को साल्टिक सागर से जोड़ता है। फिर उसके बाद से हम देखेंगे कि स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्कॉटलैंड में स्कॉटलैंड, देखिए स्कॉटलैंड का जो जो भाग है,
यहाँ पे तीन तीन स्थान है। पहला है एवरडीन, देखिए तीन स्थान है यहाँ पे। इसका नाम है एवरडीन, दूसरे का नाम है डंडी, और तीसरे का क्या नाम है, दूसरे का नाम है डंडी और तीसरे का नाम है एडिनबर्ग। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है डॉन रिवर, डॉन नदी। और एक नदी निकलती है डीसी नदी। और यही दोनों नदी का एवरडीन में संगम बनता है। यहीं पे दोनों नदियां जाके मिल जाती हैं। और उसके बाद से इधर स्कॉटलैंड में दो स्थान है, महत्वपूर्ण जगह है। इसका नाम है फोर्ट विलियम, इसका नाम है फोर्ट विलियम। और दूसरे का नाम है ग्लासगो। तो फोर्ट विलियम और ये जो स्थान है इसका नाम है ग्लासगो। तो ये डॉन नदी है, और ये डाइस नदी है, डीसे नदी है। और उसके बाद से ये जो प्लेस है इनका स्थान है, इनका नाम है एवरडीन, डंडी और क्या है एडिनबर्ग। ठीक, तो एवरडीन में जो है ये पेट्रोलियम का भंडार है, ये पेट्रोलियम का भंडार है। इसे यूरोप का पेट्रोलियम राजधानी कहा जाता है। और डंडी में जो है समशीतोष्ण जल मुलायम वन पाए जाते हैं। और इसके वजह से यह कागज उद्योग का केंद्र है। सॉरी यहाँ पे डंडी में जूट और पटसन उद्योग है। यहाँ पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है, यहाँ पे पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। यहाँ पे जूट और पटसन का केंद्र, जूट और पटसन उद्योग है, जूट एवं पटसन उद्योग। तो जूट और पटसन का उद्योग है। और उसके बाद से एडिनबर्ग में क्या है, तो जलयान उद्योग का केंद्र है। एडिनबर्ग में जलयान उद्योग है। और फोर्ट विलियम और ग्लासगो, तो फोर्ट विलियम में कागज उद्योग है। और ग्लासगो में यहाँ पे जलयान उद्योग है। तो इस तरह हम समझ लेंगे कि स्कॉटलैंड में जो महत्वपूर्ण 3 स्थान है पूर्व साइड में, उसमें एवरडीन, डंडी और एडिनबर्ग। एवरडीन में पेट्रोलियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे यूरोप की पेट्रोलियम राजधानी कहते हैं। उसके बाद से डंडी में जो जूट एवं पटसन उद्योग का केंद्र है। और एडिनबर्ग में जलयान उद्योग का केंद्र है। ठीक, और इधर हम देखेंगे पोर्ट विलियम। तो पोर्ट विलियम में पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु पाई जाती है। यहाँ पछुआ पवनों के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके वजह से यहाँ समशीतोष्ण मुलायम वन पाए जाते हैं।
और समशीतोष्ण मुलायम बन पाए जाने की वजह से यहाँ कागज यानी पेपर उद्योग सब सर्वाधिक मात्रा में है, पेपर उद्योग। उसके बाद से ग्लासगो है, जहाँ शीतकालीन ग्लासगो जहाँ शीतकालीन ओलंपिक खेल सर्वाधिक होते हैं, और उसके बाद से यह जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह हम स्कॉटलैंड के बारे में देख लेंगे। स्कॉटलैंड से संबंधित जो ये एबरडीन, डंडी, एडिनबर्ग, फोर्ट विलियम, ग्लासगो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इससे, तो ये इसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको हम नोट कर लेंगे। तो देखिए, पहला हम बताए थे क्या, एबरडीन। तो एबरडीन के बारे में हम देखेंगे। जो एबरडीन है, एबरडीन यह जो है तो दो नदी बताए हैं, डॉन नदी, डॉन नदी तथा डीसे नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पेट्रोलियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह पेट्रोलियम सर्वाधिक मात्रा में, यानी पेट्रोलियम के भंडार हेतु महत्वपूर्ण है। इसलिए एबरडीन को यूरोप की पेट्रोलियम राजधानी कहते हैं। यूरोप की पेट्रोलियम राजधानी कहते हैं। उसके बाद से दूसरा जो है डंडी, डंडी के बारे में देख लेंगे। यह हम बताएं कि जूट और पटसन उद्योग का केंद्र है। तो डंडी यह विश्व का पहला जूट एवं पटसन उद्योग केंद्र है। जूट एवं पटसन उद्योग केंद्र है। अच्छा, उसके बाद से यहाँ सूती वस्त्र उद्योग भी स्थापित है, यानी सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है ये। सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। उसके बाद से डंडी के बाद तीसरा जो शहर था उसका नाम है एडिनबर्ग। एडिनबर्ग में हम देखेंगे ये जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह स्कॉटलैंड में जलयान उद्योग का केंद्र है। और उसके बाद से ये जलयान उद्योग का केंद्र है। और एडिनबर्ग के बाद हम
तो ये चौथा चीज हम बता रहे थे कि फोर्ट विलियम, इससे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है फोर्ट विलियम से, वो पहला है कि ये पश्चिमी पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु यहाँ पाई जाती है। या ये भी कह सकते हैं, या ब्रिटिश तुल्य भी कह सकते हैं, कि ब्रिटिश तुल्य जलवायु है। यहाँ पछुआ पवनों के कारण वर्षा होती है। और यहाँ पे क्या है, समशीतोष्ण मुलायम वन पाए जाते हैं। मुलायम वन पाए जाते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे पेपर उद्योग, पेपर यानी कागज उद्योग स्थापित है। पेपर का केंद्र है। ठीक, तो इस प्रकार फोर्ट विलियम से हम जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु या ब्रिटिश तुल्य जलवायु है, या पश्चिमी पवनों के कारण वर्षा होती है, और जिसकी वजह से समशीतोष्ण मुलायम वन पाए जाते हैं। समशीतोष्ण मुलायम वन पाए जाते हैं। और यहाँ पे पेपर उद्योग का केंद्र है, ये पेपर उद्योग का विकास हुआ है। ठीक, उसके बाद से पांचवा जो पॉइंट है, ग्लासगो। ग्लासगो इसका जो ये शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद से यहाँ पे जलयान उद्योग है। जलयान उद्योग है। ठीक ना। तो इस तरह हम एबरडीन, डंडी, एडिनबर्ग, फोर्ट विलियम, ग्लासगो, ये स्कॉटलैंड के जो शहर है, महत्वपूर्ण स्थान है, उनसे संबंधित जो उद्योग धंधे हैं उसके बारे में, खनिज संसाधन के बारे में समझे हैं। कि जैसे एबरडीन में डॉन नदी तथा डीसे नदी के संगम पर स्थित है, पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है, इसलिए इसे एबरडीन को पेट्रोलियम की राजधानी कहा जाता है। यूरोप की पेट्रोलियम राजधानी कहा जाता है। डंडी जो है विश्व का पहला जूट एवं पटसन उद्योग केंद्र है, और यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का भी विकास हुआ है। एडिनबर्ग में स्कॉटलैंड में जलयान उद्योग का केंद्र है। फोर्ट विलियम में ये पश्चिमी ब्रिटिश तुल्य जलवायु है, पेपर उद्योग का केंद्र है। ग्लासगो में जलयान उद्योग है। ग्लासगो में शीतकालीन ओलंपिक खेल होते हैं। तो ये स्कॉटलैंड से संबंधित था। अब लास्ट जो है वेल्स और इंग्लैंड के सम्मिलित रूप को हम देख लेंगे। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो इसके बाद है इंग्लैंड। देखिए ये इंग्लैंड है, और इंग्लैंड में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण स्थान है।
देखिए ये जो है मानचेस्टर बोला जाता है इसको। ये जो जगह है ये मानचेस्टर है। ये जो है डर्बी है और ये हमारा बर्मिंग बर्मिंघम है। उसके बाद से कैम्ब्रिज है और ये लंदन है। और उसके बाद से ये न्यू कैसल है और ये डार्लिंगटन है, डार्लिंगटन। और उसके बाद से शेफील्ड है ये। शेफील्ड और शेफील्ड के बाद है, शेफील्ड के बाद जो नेक्स्ट स्थान है नॉटिंघम। और नॉटिंघम के बाद है लोचेस्टर, लेसिस्टर। और उसके बाद से लास्ट प्लेस है उसका नाम है कैवेंट्री। देखिए ये न्यू कैसल, डार्लिंगटन, शेफील्ड, नॉटिंघम, लेसिस्टर और उसके बाद से कैवेंट्री। तो इन स्थानों से और इधर मैनचेस्टर, डर्बी और बर्मिंघम है। ये कैम्ब्रिज और लंदन है। तो इनसे देखिए कैम्ब्रिज और लंदन में ये शैक्षणिक कार्य ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है, लंदन और कैम्ब्रिज। उसके बाद से लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और मैनचेस्टर जो सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। और न्यू कैसल में बर्मिंघम। देखिए ये मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है और डर्बी भी सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। बर्मिंघम में लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है और यहाँ लोहे तथा कोयले का भंडार पाया जाता है। न्यू कैसल में मोटर गाड़ी उद्योग का केंद्र है और डार्लिंगटन में भी मोटर गाड़ी उद्योग का केंद्र है। और इसके बाद से यानी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लौह इस्पात, यहाँ पे सूती वस्त्र, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये यहाँ पे ये दोनों किसके लिए हैं, तो मोटर गाड़ी के लिए, मोटर गाड़ी उद्योग। और उसके बाद से शेफील्ड और नॉटिंघम है। तो शेफील्ड और नॉटिंघम में देखिए शेफील्ड में कटलरी उद्योग है। इस उद्योग में कैंची, चाकू आदि बनाया जाता है। और उसके बाद से नॉटिंघम में औषधि उद्योग है। औषधि कहाँ बनाया जाता है, तो नॉटिंघम में बनाया जाता है। और उसके बाद से लेसिस्टर और कैन्वेंट्री। लेसिस्टर में शराब उद्योग है और कैन्वेंट्री में क्या है, साइकिल उद्योग है। साइकिल उद्योग है, यानी साइकिल का निर्माण होता है, साइकिल बनाया जाता है, 1 नंबर की साइकिल। और यहाँ पे शराब उद्योग है। तो इस प्रकार हम देख लिए। और ये शैक्षणिक कार्य के संबंधित है, किससे संबंधित है, शैक्षणिक कार्य से, शैक्षणिक कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो मैनचेस्टर है, डर्बी और बर्मिंघम बता दें तो बर्मिंघम लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है
और मैनचेस्टर डर्बी किसके सूती वस्त्र उद्योग के लिए, न्यू कैसल और डार्लिंगटन जिसके मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और शेफील्ड जो है ये कटलरी उद्योग के लिए, और नॉटिंघम जो है औषधि उद्योग के लिए, लेसिस्टर में शराब उद्योग का केंद्र है, और कावेंद्री में क्या है, साइकिल उद्योग है। तो इस प्रकार ये इंग्लैंड का जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के जो महत्वपूर्ण शहर और स्थान से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको हमने अच्छी तरह से आपको बताया हूँ कि मैनचेस्टर डर्बी और बर्मिंघम, इधर न्यू कैसल, डार्लिंगटन, शेफील्ड, नॉटिंघम और लेसिस्टर कावेंद्री, यानी 3-3-6 प्लेस इधर बहुत महत्वपूर्ण है। बीच में कैम्ब्रिज और लंदन है, और इधर क्या है, मैनचेस्टर डर्बी और बर्मिंघम है। इससे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यू कैसल, जो इधर से महत्वपूर्ण स्थान थे। पहला नंबर न्यू कैसल, न्यू कैसल का मतलब क्या है कि ये मोटर गाड़ी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। मोटर गाड़ी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। उसके बाद से न्यू कैसल के बाद जो स्थान था डार्लिंगटन, ये भी मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मोटर गाड़ी उद्योग का भी यहाँ भी विकास हुआ है। और उसके बाद से तीसरा नंबर है कि डार्लिंगटन के बाद जो है शेफील्ड है। तो शेफील्ड में बताए हैं आपसे कि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा कटलरी उद्योग है। उसके बाद से चौथा है नॉटिंघम। तो नॉटिंघम में जो है नॉटिंघम में सिगरेट, तंबाकू, तथा औषधि उद्योग है। कौन सा उद्योग है, औषधि। और उसके बाद से जो पांचवा पॉइंट है इसका नाम है पांचवे का, नॉटिंघम के बाद जो है वो है लेसिस्टर और कावेंट्री। लेसिस्टर का जो है शराब उद्योग का विकास हुआ। लेसिस्टर में शराब उद्योग का विकास। और यहाँ पे जो छठवां नंबर है वहाँ पे कावेंद्री है। कावेंद्री विश्व का सबसे बड़ा साइकिल उद्योग है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा साइकिल उद्योग का केंद्र है।
और उसके बाद से सातवां पॉइंट है जो कैम्ब्रिज और लंदन था, कैम्ब्रिज और लंदन ये दोनों शैक्षणिक कार्य के लिए इंग्लैंड में शैक्षणिक कार्य हेतु प्रसिद्ध है। और ये जो लंदन है ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और उसके बाद से और प्रधान मध्यांतर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा या जीएमटी रेखा देखिए लंदन से एक बात यहां देख लेंगे और लंदन लंदन शहर लंदन के शहर ग्रीनविच से लंदन के शहर ग्रीनविच से ग्रीनविच से ये प्रधान मध्यांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या होती है, गुजरती है, यानी इससे होकर जाती है लंदन से ग्रीनविच से। तो कैम्ब्रिज और लंदन दोनों इंग्लैंड में शैक्षणिक कार्य हेतु प्रसिद्ध हैं। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। प्रधान मध्यांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको हम जीएमटी रेखा कहते हैं। तो ये ग्रीनविच लंदन के शहर ग्रीनविच से होकर जाती है। तो इस तरह ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे। और उसके बाद से मैनचेस्टर और डर्बी और उसके बाद से बर्मिंघम के बारे में देख लेते हैं। तो जो मैनचेस्टर है मैनचेस्टर ये विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। और उसके बाद से डर्बी जो है, तो डर्बी में भी सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। और डर्बी के बाद जो नेक्स्ट प्लेस है बर्मिंघम। तो बर्मिंघम जो है ये यहाँ लोहे तथा कोयले का भंडार है। लोहे तथा कोयले का भंडार है पहला पॉइंट। और लौ इस्पात उद्योग का केंद्र है। लौ इस्पात
उद्योग का केंद्र है। ठीक, तो इस तरह हम इंग्लैंड के जो पश्चिमी भाग में शहर थे मैनचेस्टर, डर्बी, बर्मिंघम। तो मैनचेस्टर में विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। उसके बाद से डर्बी जो है सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है डर्बी में। और बर्मिंघम में लोहे तथा कोयले का भंडार है। और यहाँ लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। ठीक ना, ये लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। इस प्रकार हम यूरोप महाद्वीप से अंतर्गत उसके देश, राजधानी, फिर वाटर बॉडीज के बारे में, पर्वत पठार, नदियाँ, उसके बाद से औद्योगिक प्रदेश, उद्योग धंधों के बारे में, खनिज संसाधन के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। और आज के वीडियो में अब ये सब यूरोप महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो अब यूरोप महाद्वीप को हम यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में यूरोप महाद्वीप से और एशिया महाद्वीप में पहुंचने के लिए जो बाउंड्री है, जैसे यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, ठीक, उसके बाद से अंतोलिया का पठार है और उसके बाद काकेशस पर्वत है। तो जो बीच का मार्ग है, सबसे पहले उसके बारे में समझेंगे और फिर यूरोप से हम एशिया में प्रवेश करेंगे। तो यूरोप से एशिया में जाने के लिए सबसे पहले मार्ग का अध्ययन करेंगे और उसके बाद से हम एशिया के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।